नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जा सकते हैं। दोपहर बाद दिल्ली जाने का संभावित कार्यक्रम तय माना जा रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। संभावित नामों को लेकर प्रदेश स्तर पर सहमति बनी है। पुरानी टीम के साथ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। दिल्ली से लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। अब इसकी अटकलें लगना और ज्यादा तेज हो गया है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद वे दिल्ली जाकर आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे और जो सूची तैयार हुई है जिसमें प्रदेश के नेतृत्व की सहमति है उस पर अब अंतिम मोहर वो केंद्र के नेताओं से लगवा सकते हैं। तो लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज गए और अब उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि अब मॉनसून सत्र की शुरुआत को नहीं है और मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना बेहद आवश्यक है और लग यही रहा है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए, खबर इस बात को लेकर है कि दोपहर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा सकते हैं, जहां पर उनकी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात होगी। और ये दिल्ली दौरा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर जो मंत्रिमंडल में संभावित चेहरों को शामिल करने की बात है उसको लेकर सहमति बन चुकी है। एक सूची तैयार हो चुकी है और सूची को लेकर अब दिल्ली में मंथन किया जाएगा। पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जो है फाइनल अपना जो है कैबिनेट तय करेंगे। तो अभी खबर इस बात को लेकर है कि आज जो वर्चुअल रैली होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और उसके बाद दोपहर बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर उनकी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात होगी। अब ये तय माना जा रहा है कि इसी हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कल लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में जो बैठकें हुई हैं उसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर एक सूची तैयार हो चुकी है और इसको लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच में सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ कैलाश विजय बल्कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी चर्चा की है और उसके बाद ये सूची तैयार की गई है और अब इस सूची पर केंद्र की मोहर लगने के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि आज दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे के दौरान अब लगभग सूची को अंतिम रूप देना या फिर उस पर अंतिम मोहर लगती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का फैसला बदल दिया है। 4 नगर निगम समेत 77 नगरीय निकायों का परिसीमन निरस्त कर दिया गया है। नगरीय निकायों में पिछले परिसीमन के आधार पर ही चुनाव हो सकेंगे। इधर उपचुनाव से पहले कमलनाथ विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। 3 जुलाई को दौरों की शुरुआत होगी। पहला दौरा बदनावर का रखने वाला है। बदनावर के उपचुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। जनसंपर्क के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश नजर आ रही है। जुलाई में सभी 24 सीटों पर कमलनाथ के पहुंचने का प्लान है। सिंधिया के इलाके में भी कमलनाथ पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। उपचुनाव वाले जिलों में कांग्रेस की जंबो इकाइयां तैयार की जाएंगी। पीसीसी ने जिला इकाइयों को बड़ा करने के निर्देश दे दिए हैं। सक्रिय कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी इसमें बनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कवायद से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। ग्वालियर चंबल इकाई में नई जिला इकाइयों में बड़ी संख्या में नियुक्ति की जाएगी और बड़ी संख्या में पदाधिकारी इसमें जोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में चीन पर घमासान लगातार जारी है। आज कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। कमलनाथ का पुतला आज बीजेपी के कार्यकर्ता जलाने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए चीन को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
बीजेपी इलेक्शन में इसे मुद्दा बनाने जा रही है। कमलनाथ के भांजे रातुलपुरी पर भी निशाना वीडी शर्मा ने लगाया है। से कमलनाथ जी ने गांधी खानदान को चीनी पैसा मुहैया कराने के लिए देश के साथ आर्थिक गद्दारी की और उसी का दुष्परिणाम है कि चीन के कारण भारत के कुटीर, लघु उद्योग और व्यापार को बड़ा झटका इसके माध्यम से लगा है, जिसका उल्लेख मैंने आपको किया कि हमारे देश के गांव-गांव तक मिट्टी, लोहा, लकड़ी आदि पर आधारित लघु उद्योग जो थे कमलनाथ की इस हरकत के कारण तबाह हो गए और हमारे कुशल कारीगर जो अपने घरों में रहकर बर्तन, खिलौने, दौने, पत्तल, कृषि उपकरण, घड़ियां, डायल, अगरबत्ती आदि बनाने का काम करते थे, वे अचानक बेरोजगार हो गए। इतना बड़ा अपराध जब वो वाणिज्य मंत्री थे तब उन्होंने इस देश के अंदर किया है। आने वाले उपचुनाव में तो पूरा मुद्दा ही यही है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोया, दिग्विजय सिंह की छाया में डुबोया, दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश को बर्बाद किया और पूरे मध्य प्रदेश के पैसे को छिंदवाड़ा लेकर के चले गए, तो ये सारी चीजें तो मुद्दे के अंदर हैं ही। भांजे रातुलपुरी, उनके ऊपर 787 करोड़ रुपए के बैंक के घोटाले में अभी सीबीआई की रेड पड़ी है कि भांजे रातुलपुरी ने जो 787 करोड़ का बैंक घोटाला किया, जिसके लिए छापा पड़ा। आप चुप क्यों? तो चीन को फायदा पहुंचाने के बीजेपी के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा कि भाजपा वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हमेशा से ही झूठ का सहारा लेती आ रही है। ऐसे मामले जो झूठे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जो वर्षों पुराने हैं, उसे भाजपा झूठी हवा देने में माहिर है। कमलनाथ ने पूछा कि ऐसा था तो इतने सालों से भाजपा चुप क्यों थी। कमलनाथ ने अपने ट्वीट पर भारी भरकम बिजली बिलों के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इन तमाम कवायदों को देखा जाए तो क्या अब यह माना जाए कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी रहेंगे, जो विधानसभा स्थित जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो शायद इस बार फिर नदारद दिखाई देंगे? बिल्कुल दीपेश, देखिए इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में वो तमाम मुद्दे निकल कर आएंगे जिनको भुला दिया गया है या फिर जिनको काफी लंबा समय बीत गया है, वो तमाम बयान भी निकल कर आएंगे, वो मुद्दे भी निकल कर आएंगे, वो आदेश निर्देश भी निकल कर आएंगे जो तत्कालीन सरकारों में लिए गए थे। ऐसी तरीके के हालात कुछ नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे थे जिसमें बीजेपी नेता सिंधिया के खिलाफ टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी करने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार में जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया गया, चाइना की कंपनियों को जो फायदा पहुंचाया गया, उस मसले को राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को लेकर प्रदेश की सियासत भी पूरी तरीके से गर्म है और यहां पर भी बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रहते हुए कमलनाथ के ऊपर इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचाकर प्रदेश और देश के छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया और इसी मसले को लेकर बीजेपी आज प्रदेश भर में कांग्रेस और कमलनाथ के पुतले जलाने का काम करेगी। बीजेपी का कहना है कि ये सीधे तौर पर देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये आम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिसके आरोप, जिसके साक्ष्य नहीं है, जिसके प्रमाण नहीं है, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर अब प्रदेश में उपचुनाव होना है और ऐसे में उन तमाम मुद्दों को तलाशा जा रहा है जो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो वो तमाम मुद्दे अब उपचुनाव में देखने को मिलेंगे जिन पर संग्राम होता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, बात रायपुर की करते हैं। बीजेपी आज यहां पर बड़ी वर्चुअल रैली करने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और इस वर्चुअल रैली में तकरीबन 3 लाख लोगों के जुड़ने का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। घर घर तक मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने का बीजेपी का लक्ष्य है और इसको लेकर अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि वर्चुअल रैली के जरिए मोदी सरकार के
दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद उपलब्धियां गिनाने के लिए बीजेपी वर्चुअल रैलियों का सहारा ले रही। तो कोरोना काल में भीड़ न एकत्रित हो, मंचों पर लोग न पहुंचे और जनता को संक्रमित न किया जा सके और जनता को स्वस्थ रखा जा सके, इस लिहाज से एक नया तरीका बीजेपी ने इजाद किया है। वर्चुअल रैली अब बीजेपी कर रही है और इन वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाता है। इस वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, ताकि वो कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर जाकर और लोगों को मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां बता सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का जुड़ाव और बढ़ता चला जाए। यही बीजेपी की स्ट्रेटेजी है और इसी स्ट्रेटेजी के तहत तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता अलग अलग प्रदेशों में वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। चूंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का है, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों को भी इस वर्चुअल रैली में जोड़ा जा रहा है, ताकि लोगों तक सीधे ये मैसेज जाए कि आखिर केंद्रीय सरकार के द्वारा किस तरह के बड़े काम किए जा रहे हैं और जनता के हित में कार्य किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, क्या तैयारियां इस वर्चुअल रैली को लेकर? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये रैली की जा रही है और ये वजह है कि जो उसके लिए जो जरूरी तैयारियां हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यहाँ पर की जा रही है और कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि 12:30 बजे शिवराज सिंह चौहान चूंकि संबोधित करेंगे, ऐसे में वो तैयार हैं अपने अपने डिजिटल जो सिस्टम है या प्लेटफॉर्म जिससे भी वो जुड़ना चाहते हैं वो तैयार रहे, क्योंकि चूंकि कोरोना का समय है, ऐसे में रैली जो नहीं की जा सकती है, इसलिए वर्चुअल रैली की जा रही है। और कुशाभाऊ ठाकरे में तमाम तैयारियां की गई है। करीबन 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जो केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर वो उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जाहिर तौर पर और इसके साथ ही ये भी तैयारियां इसके बीच में रहेगी, उद्बोधन के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। लक्ष्य तो 10 लाख लोगों का है, ताकि एक तरह से सदस्यता भी बनाने की तैयारी है। और जो केंद्र सरकार का जो कार्यकाल रहा है 1 साल का, उसमें उन्होंने क्या किया, क्या रणनीतियां रही, इस पर ये सारी जानकारी देने की तैयारी है। जय चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रखी है कि इस पूरे वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाएगा, उनको संबोधित किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना के 12,946 मामले सामने आ चुके हैं। 9,963 मरीज रिकवर हो चुके हैं, तो 550 की जान चली गई है। इंदौर में 4,615, भोपाल में 2,740 मामले अभी तक देखने को मिले। तो कोरोना के लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते मामलों को लेकर कहीं ना कहीं चिंता और ज्यादा नजर आने लगी है। इंदौर, भोपाल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ताजा जानकारी है उसको लेकर भी हम जानकारी लेंगे कि आखिर ग्राउंड स्थिति किस तरह की है, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 12,946 मामले अभी तक कोरोना के देखने को मिले हैं। इंदौर में 4,615 अभी तक मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं इसके साथ साथ ये भी एक अच्छी खबर है कि रिकवर करने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ये एक अब सकारात्मक पहल इसे माना जा सकता है कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया जा रहा है और लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसको लेकर भी कोशिशें लगातार जारी हैं। और यही वजह है कि जो रिकवरी दर है वो मध्य प्रदेश की देश में सबसे ज्यादा है। इसीलिए मध्य प्रदेश में लोग जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ होने वाले लोगों से जो दूसरे मरीज हैं वो भी मोटिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर
इससे इतर कोरोना का जो ग्राफ है वो भी लगातार अपने स्थिति में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक अलग अलग शहरों से भी ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, लगातार कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए समीक्षा भी लगातार की जा रही है। व्यवस्थाओं को कैसे परिवर्तित किया जाए, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्यगत व्यवस्थाएं किस तरह से और ज्यादा दुरुस्त करनी है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं काम होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर कहीं कोई मामले दिखाई देते हैं तो वो इंदौर शहर का है, और वहां पर किस तरह की ताजा हाल है उसके बारे में चलते हैं इंदौर, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण। फिलहाल इंदौर की स्थिति क्या है और किस तरह से व्यवस्थाएं बदलती दिखाई देती हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में अब बेहतर हालात हो रहे हैं। 40 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और ये मिले हैं 1534 मरीजों की जांच जब की गई, उसमें से 40 मरीज मिले हैं। 2.5 से 3.25% तक जो संक्रमण की दर है वो है इंदौर में। तो इंदौर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन जो मौतें हैं वो ज़रूर रोज़ 4 हो रही हैं। 222 तक मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो मौत है वो ज़रूर ज़्यादा हो रही है, लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। और इंदौर में अब इंदौर पूरी तरह से खुल गया है, और अब कल से जो 100% उपस्थिति रहेगी सरकारी कार्यालयों में, कर्मचारी भी पूरे पहुंचेंगे, और प्राइवेट संस्थान भी यहाँ पर खुल गए हैं। धीरे धीरे इंदौर के 56 बाजार और दूसरे बाजार भी खुल रहे हैं, और अब ऐसे में मॉल और मंदिरों को खोलने की भी प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही जिम भी अब खोले जाएंगे, उनके लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं कि जब तो फिर अब कहीं ना कहीं अरुण एक चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर अनलॉक पूरी तरह से देखने को मिलने लगेगा तो फिर चुनौतियां और ज्यादा नजर आती हैं। इसको लेकर क्या कोई व्यवस्थाएं की गई हैं कि संक्रमण न फैले? तो कोई नई गाइडलाइंस के तहत अब काम होगा इंदौर में? बिल्कुल, देखिए, गाइडलाइन भी बनाई गई हैं, और जो भी संस्थान खोले जा रहे हैं उनको अलग से एक SOP जारी की जा रही है। उनको नियम कायदे की एक पत्रिका है वो उनको दी जा रही कि आपको क्या क्या एहतियात बरतनी हो, अगर इसका उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होगी। इसी तरह जो बाजार हैं उनके बाजार के जो कमेटियां बना दी गई हैं 3 या 4 लोगों की, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इसका पालन कराएंगे कि एहतियात बरती जाए, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। तो तमाम चीज़ें हैं जो इंदौर में की जा रही हैं, क्योंकि इंदौर अब अनलॉक हो रहा है। ऐसे में जो भी चाहे जिम संचालक हों, चाहे मॉल के संचालक हों, चाहे बाजार के संचालक हों, सभी की कमेटियाँ बना दी गई हैं, और एक नियम उनको पत्रिका है वो उनको दे दी गई है कि SOP उनको दे दी गई है कि आपको इन नियमों का पालन करना है जिससे कोरोना का संक्रमण न फैल सके। ये तमाम चीज़ें हैं जो प्रशासन के स्तर पर की जा रही हैं। बिल्कुल, खैर बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में अब व्यवस्थाएं जो बदली हैं, व्यवस्थाओं के बदलने के साथ साथ चुनौतियां भी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल के VIP रोड से मां बेटे अब तालाब का नजारा देख रहे थे, और अचानक बच्चा मां की गोद से उछल कर तालाब में जा गिरा। आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले हरिओम ने जब मदद की पुकार सुनी तो तालाब में कूद गया। हरिओम ने मासूम की जान बचा ली। गाड़ी लगाए हुए था आइसक्रीम की जी, तो उनके माँ बाप चिल्लाने लगे। ऊपर खड़े होकर मैंने कहा क्या बात है, तो देखा तो बच्चा पानी पड़ा हुआ। तो मैं वहाँ से कूदा, बच्चे को आपने सुरक्षित निकाल लिया जी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।